नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 27 अगस्त 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। पहला टॉपिक है एक कठोर कानून जिसे खत्म करने की जरूरत, यानी यह कठोर कानून उत्तर पूर्व को एएफएसपीए के जाल से मुक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके संवैधानिक अधिकारों को बिना किसी दंड के समाहित कर लिया है। और ऐसा इसी वर्ष अप्रैल में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के लोगों से इस आशय में बयान आया कि सरकार का इरादा है कि इस अधिनियम को, यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958, या इसे हम एएफएसपीए कहते हैं, इसको पूरी तरह से वापस लेने का है। तो इसके बारे में बात करेंगे। यह कानून है क्या, इसकी आलोचना क्यों हो रही है और इसके पक्ष में क्या दलीलें हैं, अभी वर्तमान समय में भारत के किन किन राज्यों में है ये, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है पुट्टू स्वामी और एक अधिकार का लुप्त होता वादा। तो दोस्तों, इसमें यह जो टॉपिक है, यह लेख है, इसमें केएस पुट्टुसामी बनाम भारत संघ, ये 2017 का केस था। तो निजता के अधिकार पर अभी महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसकी क्या प्रमुख बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरा टॉपिक है सीवर में हत्या, यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु ने मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियमों को अधिसूचित किया है। तो दोस्तों, इसमें जो मैनुअल यानी मैला ढोने वाली जो प्रथा है, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात की गई है, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सोचिए, जिस वर्ष हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन पर रोक लगाने वाला कानून लागू किया गया था, उसी वर्ष यानी 1993 में सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 971 लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त किया जाए, और इसके लिए कई कदम उठाए गए। इन कदमों की चर्चा हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक होगा 2070 शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने से भारत की जीडीपी को बढ़ावा मिल सकता है, एक रिपोर्ट में ऐसा आया है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे बढ़ावा मिल सकता है, और शुद्ध शून्य लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ग्लासगो सम्मेलन में क्या बातें की, उन सब की चर्चा करेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा साल भर काम करेंगी कम से कम एक संविधान पीठ, तो जस्टिस ललित का कहना है। तो अभी वह 49वें मुख्य न्यायाधीश बने और उन्होंने 3 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कार्य करने की बात की, जिसमें से एक प्रमुख यही है कि कम से कम एक संविधान पीठ साल भर कार्य करेंगी। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि यह संविधान पीठ का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले लेख की ओर चलते हैं, जो पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी सुरक्षा से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि एक कठोर कानून जिसे खत्म करने की जरूरत है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड को एएफएसपीए यानी आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के जाल से मुक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने संवैधानिक अधिकारों को बिना किसी दंड के समाहित कर लिया है। तो दोस्तों, यह विवरण यही है कि दोस्तों, इस वर्ष अप्रैल में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए कह सकते हैं कि यह बयान दिया था कि सरकार का इरादा है कि जो ये भारत सरकार सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 या इसको आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से वापस लेने का इरादा किया था। तो उन्होंने यह अपने भाषण में कहा था कि सरकार इसे हटाने का निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों, इस कानून की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस कानून की उत्पत्ति का पता सशस्त्र बल अध्यादेश 1942 से लगाया जा सकता है, जिसे अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
विद्रोहियों को वश में करने के लिए अधिनियमित किया था। विशेष रूप से यह अक्टूबर 1942 में असम और बंगाल में इसका प्रयोग किया था। तो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के रूप में नए प्रारूप में इसे लागू किया गया। और दोस्तों, इस तरह से 50 के दशक में कानून की आवश्यकता थी, जब नगा विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा का सहारा लिया। तो इस तरह से 1958 या आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो दोस्तों, यह 1958 का AFSPA आने के पीछे यही कारण था कि नागा विद्रोहियों ने उस समय बड़े पैमाने पर हिंसा का सहारा लिया। सैकड़ों भारतीय सेना के जवान, केंद्रीय एवं राज्य अर्धसैनिक बल के जवान या तो घात लगाकर मारे गए या तो घायल हो गए, जिन्हें विद्रोहियों द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से यह जो है लॉन्च किया गया और सुरक्षा बलों के मुखबिरों को हटा दिया गया था या अक्षम कर दिया गया था। तो दोस्तों, 1975 में नागा विद्रोहियों के साथ शिलांग समझौते के बाद इसाक चीसू सू यानी आइजैक मुइवा जिसे कहते हैं और थुइलेंग मुइवा के नेतृत्व में अलग हुए समूह ने नेशनलिस्ट सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसे IM कहते हैं, आइजैक मुइवा संगठन कहते हैं, जिसने NSCN IM के रूप में इसी से जाना जाता है, बाद में यह काफी खतरनाक रूप ले लिया था। और दोस्तों, जनवरी 1980 में नागालैंड और मणिपुर राज्यों में यह बड़े पैमाने पर हिंसा का सहारा लिया। थुइलेंग मुइवा मणिपुर के उखरुल जिले का एक तंगखुल नागा है, जबकि इसाक चिसीसू नागालैंड के जुबेन बोटो का एक सूमी नागा था। तो अगस्त 2015 में सरकार और NSCN के बीच नागा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जून 2016 में इसाक चिसीसू की मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है कि इसाक सू की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए समझौते को आगे बढ़ाया गया था। समझौता तब से अभी लटका हुआ है, क्योंकि सरकार नागालैंड के लिए एक अलग ध्वज और संविधान की अनुमति देने के लिए सहमत नहीं हुई है, जिसे NSCN यानी IM ने निर्धारित किया है। दोस्तों, मणिपुर और नागालैंड में एक पीढ़ी AFSPA के साथ रही है। इन राज्यों के निवासी दशकों से सुरक्षा बलों द्वारा की गई गलतियों के शिकार रहे हैं, जबकि AFSPA सुरक्षा बलों को संदेह पर किसी को भी गोली मारने, यानी AFSPA है क्या इस एक्ट में, इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि AFSPA सशस्त्र बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग करने, यहां तक कि गोली चलाने का भी अधिकार दिया गया है। और दोस्तों, यह अधिनियम बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर और परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने की भी अनुमति देता है। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट सुरक्षा बलों को कानूनी कार्रवाई से भी बचाता है, यानी सैनिकों को उनकी कानूनी कार्रवाई से यह कह सकते हैं सिक्योर करता है। और यह अधिनियम न केवल 3 सशस्त्र बलों बल्कि अर्धसैनिक बलों जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल पर भी लागू होता है। और सुरक्षा बलों के पास एक क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का भी अधिकार है। और इस तरह से सुरक्षा बलों के पास हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार है। और इस तरह से सरकार इसको चाहे तो जैसे अगर वह अशांत क्षेत्र है तो इसे लागू कर सकते। और दोस्तों, इसके रद्द करने का विरोध यानी कानून को रद्द करने के लिए अतीत में कई प्रयास विफल हुए। मणिपुर की लौह महिला जिसे इरोम चानू शर्मिला को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता, वह 16 साल तक भूख हड़ताल पर चली गई। ऐसे में न्यायमूर्ति BP रेड्डी आयोग जो है इसे AFSPA के प्रावधानों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था। जून 2005 को अपनी रिपोर्ट इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत की कि एफस्पा को वापस लिया जाए। तो आश्चर्यजनक रूप से एफस्पा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन करने का सुझाव दिया था। बाद में रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर बाद में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जो है इस पे आए और उन्होंने एफस्पा को वापस लिया जाना चाहिए उनका कहना था, लेकिन रक्षा मंत्रालय का कड़ा विरोध जिसका नेतृत्व AK एंटनी साहब कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। तो इस तरह से यह चलता रहा। अब ऐसे में समीक्षा की आवश्यकता है। तो वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है
कि रक्षा बलों के तीनों विंग पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर से एफएसपा को हटाने के पक्ष में थे, लेकिन अधिनियम स्थिति के कारण यह बना रहा, यानी वहां पर स्थितियां अभी सामान्य नहीं है। ऐसे में यह आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना रहा और नागालैंड में एफएसपा को 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया, जबकि असम में 23 जिलों से पूरी तरह से हटा दिया गया है और एक जिले को आंशिक रूप से अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। और दोस्तों, मणिपुर में 6 जिलों के 15 थाना क्षेत्रों में इससे बाहर रखा जाएगा। तो इस तरह से एएफएसपीए में राज्य सरकार की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन राज्यों को साथ केंद्र अनौपचारिक परामर्श करता है, यानी अधिनियम केंद्र सरकार को एएफएसपी लगाने का निर्णय एक तरफा लेने की शक्ति, क्योंकि यह जो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, यह केंद्र सरकार के द्वारा यह लाया गया अधिनियम है, कानून है। यहाँ पर निर्णय लेने के लिए केंद्र स्वतंत्र है और यह आमतौर पर राज्य सरकार के साथ अनौपचारिक रूप से किया जाता है कि वह उससे राय ले रहा है। राज्य सरकार से सिफारिश मिलने के बाद केंद्र अपना फैसला सुनाता है। तो दोस्तों, एफएसपा की वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हैं, यानी ये राज्य हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के देख सकते हैं कि असम, इसके कुछ इलाके से एफएसपा हटा दिया गया है। यह पूरा असम है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यह कलर में देख रहे हैं ना, एएफएसपीए इन फोर्स पार्शियली लिफ्टेड, फुली लिफ्टेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह पूरा जो है यह क्षेत्र है फुली लिफ्टेड और कुछ क्षेत्रों में अभी यह फोर्स में है। और नागालैंड के 6 जिलों से, यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड है, तो नागालैंड के 6 जिलों से यह एएफएसपीए हटा दिया गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मणिपुर में भी 6 जिलों से यह हटा दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में काफी हद तक हटा दिया गया है, लेकिन कुछ इलाकों में लागू है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर में भी है, ये ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी एएफएसपीए लागू है। दोस्तों, तो इसकी आलोचना क्यों होती है, तो अगर पिछले कुछ वर्षों में एफएसपा की देखा जाए तो काफी आलोचना हुई। इवन 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत से कहा कि लोकतंत्र में एफएसपा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसको रद्द कर दिया जाए। ह्यूमन राइट वॉच ने भी इसकी आलोचना की, बकौल उसके इसका दुरुपयोग हो रहा है। एफएसपा पर मानवाधिकार संगठन, अलगाववादी, राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि इस कानून से मौलिक अधिकारों का हनन होता है और इस कानून के कुछ सेक्शन पर भी विवाद है। दोस्तों, इसमें अगर इसके पक्ष में क्या लोगों की दलीलें हैं, तो कश्मीर जैसे राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में क्यों कमी नहीं रही, लिहाजा बगैर एफएसपा भारतीय सशस्त्र सेनाएं आतंकवादियों के सामने सिर झुका लेंगी। तो भारतीय सशस्त्र बल पहले ही अपने कई कुशल अधिकारियों और सेना के नायकों को खो चुका है। केवल यह अधिनियम जीवन को अधिक हानि पहुंचाए बिना आतंकवाद को रोकने में मदद करने के लिए उनके पास एफएसपा नामक एक कवच है और इस अधिनियम के द्वारा आतंकवाद से होने वाली हानियों को रोका जा सकता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से यह एफएसपा को वापस, हालांकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पूरी तरह से इसे वापस लाने की बात सरकार कर रही है। दोस्तों, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय, तो इसमें अधिनियम सुरक्षा बलों को गोली चलाने का अधिकार देता है। यह संदिग्ध को पूर्व चेतावनी बिना नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम के अनुसार संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बलों को उन्हें 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपना होता है और इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों को जिला प्रशासन के सहयोग से काम करना चाहिए, न कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। दोस्तों, संतोष हेगड़े समिति 2013 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संतोष हेगड़े की अध्यक्षता में एक समिति को मणिपुर में 1979 से अब तक 1528 लोगों को मुठभेड़ में मारे गए लोगों की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो मणिपुर के अतिरिक्त न्यायिक निष्पादित पीड़ित परिवार संघ द्वारा दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट को संतोष हेगड़े समिति का गठन करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें मणिपुर में गैर कानूनी मुठभेड़ हत्याओं के 6 आरोपों को देखने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से संतोष हेगड़े समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें कहा कि 6 में से 5 मुठभेड़ असली नहीं थे, कि कोई ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के खिलाफ अनुपातहीन बल का इस्तेमाल किया गया था और एफएसपा ने पुरुषों को व्यापक शक्तियां दी हैं। नागरिकों को इसके दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान किए बिना
वर्दी में। और इसके अलावा समिति का विचार था कि यदि अधिक शक्ति दी गई तो अधिक से अधिक संयम होगा और इसके दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त तंत्र होगा, लेकिन मणिपुर के मामले में यह संभावना अनुपस्थित थी। ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में यह सरकार सोचे, और इस तरह से वहां के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र भी इसका विरोध की, मानवाधिकार संगठनों ने भी इसका विरोध किया। तो यह सब बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 6 पे। ये सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, भारतीय राज्य व्यवस्था से इसे जोड़ा जा सकता है। पुट्टू स्वामी और एक अधिकार का लुप्त होता वादा, यानी यह निजता के अधिकार से संबंधित मामला है। यानी 24 अगस्त को पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ, यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 5 साल बाद, यह जो केस था 2017 में था, पुट्टू स्वामी यानी केएस पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ, तो निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि यह पूर्ण अधिकार नहीं है। हालांकि व्यवहार में आदेश को बरकरार नहीं रखा गया। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आप लोगों ने देखा कि उसे वापस ले लिया गया। तो ऐसे में निजता का अधिकार का सीधे सीधे उल्लंघन होगा। तो इसी महीने देखा जाए तो इसे जो है वापस ले लिया गया। तो इस तरह से डेटा सुरक्षा उल्लंघनों जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा की हानि और चोरी होती है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। और इस जब से यह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया गया है, तब से यह बहस छिड़ी हुई है कि लोगों के मौलिक अधिकार, चूंकि निजता के अधिकारों का उल्लंघन कैसे रोका जाएगा। जनवरी 2022 में पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में भी खबर आई, जिसे भारत सरकार ने इजराइल से हथियारों और विविध निगरानी गियर के लिए $2 बिलियन के अधिग्रहण सौदे के हिस्से के रूप में खरीदा था। तो अब दोस्तों, पेगासस मामला आपने देखा ही होगा कि कितने देशों से यह खबरें आ रही हैं कि उनकी जानकारी को लीक किया जा रहा है। भारत के भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जिनके व्हाट्सएप को, मैसेजेस को लीक कर दिया गया। तो ऐसे में निजता का अधिकार से संबंधित कोई भी कानून अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो संक्षेप में यही कहें कि सरकार ने मांग की है कि वीपीएन सेवा प्रदाता, जिसमें से अधिकांश भारत के बाहर अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उन भारतीय नागरिकों पर केवाईसी रिकॉर्ड एकत्र करना और बनाए रखना शुरू करें जो कि उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि अन्य गोपनीयता उल्लंघनकारी अपराधों को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए, और यह देखते हुए कि प्रारंभिक स्थिति और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल द्वारा तर्क दिया गया कि निजता का अधिकार सबसे अच्छा एक सामान्य कानून हो सकता है, लेकिन संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में केएस पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ का यह मामला जो 5 साल से चल रहा था, लुप्त होता दिखाई दे रहा है। तो इस सब के आलोक में 5 साल बाद यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पुट्टू स्वामी निर्णय उस उद्देश्य के लिए काफी शानदार ढंग से चूक गया है, और यह सभी को सुनिश्चित करते हुए भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक पूर्व अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सरकार के अतिरेक और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण और संतुलन की अभी आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीपीएन, इसका अर्थ ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी डिवाइस है, यह वेबसाइट है, तो यहाँ पे योर विथ वीपीएन अगर बात किया जाए तो वीपीएन सर्वर, यहाँ से वेबसाइट। तो आप सोचिए वीपीएन में क्या होता है कि सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय एक संरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने का अवसर का वर्णन करता है, और वीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करते हैं और इस उपयोगकर्ता की ऑनलाइन पहचान को छिपाते हैं। इससे तृतीय पक्षों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना और डेटा चोरी करना अधिक कठिन हो जाता है। तो इनक्रिप्शन वास्तविक समय में होता है। तो इस तरह से एक वीपीएन, इसका कार्य क्या है कि उपयोगकर्ता के आईपी एड्रेस, पते को छुपाता है। नेटवर्क को वीपीएन होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से इसे पुनर्निर्देशित करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि कोई उपयोगकर्ता वीपीएन के साथ ऑनलाइन सर्फिंग कर रहा है तो वह वीपीएन सर्वर डेटा का स्रोत बन जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसे आईएसपी कहते हैं, और अन्य तृतीय पक्ष यह नहीं देख सकते कि उपयोगकर्ता
किन वेबसाइटों पर जाता है या डेटा ऑनलाइन भेजा और प्राप्त किया जाता है। इसका लाभ क्या है? यह सुरक्षित इंक्रिप्शन, क्षेत्रीय सामग्री तक पहुंच और सुरक्षित डेटा स्थानांतरण कर सकता है। इस तरह से देखिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अलग वीपीएन जो है अपने कर्मचारियों को देती हैं, जैसे कि उनका डाटा सुरक्षित रहे और कोई उसकी चोरी ना कर सके। इसकी सीमाएं क्या हैं? कि यह कम स्पीड इंटरनेट स्पीड और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है। और दोस्तों, विनियमन की बात की जाए तो वर्तमान में मुट्ठी भर सरकारें या तो वीपीएन को नियंत्रित करती हैं या एक मुश्त प्रतिबंध लगाती हैं। इसमें जैसे चीन, बेलारूस, इराक, उत्तरी कोरिया, ओमान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। और कई अन्य देशों में इंटरनेट सेंसरशिप कानून है जो कि वीपीएन के उपयोग को जोखिम भरा बनाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, अभी भारत एक तरह से देखा जाए तो पूरा इसका जो है कह सकते हैं कि भगवान भरोसे ही चल रहा है। यानी ऐसे में कोई भी देश इस पर अटैक कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है और इस तरह से डेटा चुरा सकता है। और यह जो है प्रोटेक्शन बिल भी वापस चला गया है, तो इसको करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सरकार को इसके लिए नए नियम की आवश्यकता है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वीपीएन कंपनियों के लिए 5 साल की अवधि के लिए नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और आईपी पते सहित अपने उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए नए मानदंड हालांकि जारी किए हैं। और इन्हें उपयोग पैटर्न, सेवाओं को काम पर रखने का उद्देश्य, कई अन्य जानकारी भी दर्ज करनी होगी। तो घटनाओं की सूचना सीईआरटी इनको उनके बनने या जागरूक किए जाने के 6 घंटे के भीतर देना आवश्यक है। दोस्तों, सरकार ने यह नियम क्यों जारी किया? क्योंकि इससे समग्र साइबर सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाएंगे और देश में सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सुनिश्चित करेंगे। और ऐसे में 2021 में संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा के रिपोर्ट में मंत्रालय को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सहायता से वीपीएन को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। इस तरह से सीईआरटी इन नियमों के जवाब में दुनिया के सबसे बड़े वीपीएन प्रदाताओं में से एक नॉर्ड वीपीएन ने कहा है कि वह अपने सर्वरों को देश से बाहर ले जा रहा है। और 2 अन्य फर्म एक्सप्रेस वीपीएन और सुरफ शार्क ने कहा है कि वे भारत में अपने भौतिक सर्वर बंद कर देंगे और सिंगापुर तथा यूके में स्थित वर्चुअल सर्वर के माध्यम से भारत में उपयोगकर्ताओं को पूरा करेंगे। अब देखिए, तो ऐसे में क्या हो सकता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके डाटा का उल्लंघन किया जा सकता है। तो ऐसे में इस वीपीएन के लिए कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि तो सरकार द्वारा हाल ही में किए गए हस्तक्षेप, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को वीपीएन सेवाओं की सदस्यता लेने और उन तक पहुंचने से प्रतिबंधित करना है और इस तरह की उपेक्षा को दर्शाता है। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि सरकार ने मांग की है कि वीपीएन सेवा प्रदाताओं, जिनमें से अधिकांश भारत के बाहर अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, उन भारतीय नागरिकों पर केवाईसी रिकॉर्ड एकत्र करना और बनाए रखना शुरू करें जो कि उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसा हमने ऊपर आपको बताया ही। तो इस तरह से चूंकि यह इससे अपराध होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन सब के आलोक में 5 साल बाद भी यह पुट्टू स्वामी केस कह सकते हैं, इसका निर्णय जिस उद्देश्य के लिए यह केएस पुट्टुस्वामी ने 2017 में मुद्दा उठाया था, उस पर कोई खास निर्णय नहीं हुआ और इस तरह से कह सकते हैं कि यह मामला पूरी तरह से चूक गया है। तो यह महत्वपूर्ण लेख था। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, मर्डर इन द सीवर, यानी यहाँ पर सीवर में हत्या। तो यह जो है इसके तहत देख सकते हैं कि सीवेज की मैनुअल सफाई के दौरान जो मौतें होती हैं वह अस्वीकार्य हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु ने हाल ही में मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियमों को अधिसूचित किया है, जबकि मैनुअल मतलब मैला ढोने का पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इस तरह से नियम विशिष्ट परिस्थितियों में मैनुअल सफाई की अनुमति देता है, जहां समस्या को ठीक करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता। और यह जब इस तरह की प्रक्रिया को अनुमति देने के लिए वैध कारण बताते हुए मानवीय हस्तक्षेप करना आवश्यक है इसके होने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या, थोड़ा सा आपके लिए यह जानना आवश्यक है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग या हाथ से मैला ढोने को सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक,
नालियों या सीवर की सफाई के लिए यह किया जाता है। तो भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उसके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति के हाथ से सफाई करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरह से मानव मल के निपटान करने पर प्रतिबंध लगाता है और यह अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजिंग को अमानवीय प्रथा के रूप में मान्यता देता है। दोस्तों, मैनुअल स्कैवेंजिंग का वर्तमान में प्रचलन के प्रमुख कारण सोचिए, इस नियम कानून के बाद भी प्रचलन में है, तो इसमें कह सकते हैं कि उदासीन रवैया है। यानी कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों में राज्य सरकारों की ओर से इस प्रथा पर रोक लगाने की सक्रियता का अभाव देखा गया तथा यह प्रथा उसकी निगरानी में ही प्रचलित है। आउटसोर्सिंग के कारण उत्पन्न मुद्दे, कई बार स्थानीय निकाय सीवर सफाई कार्यों को निजी ठेकेदारों को सौंप देते हैं। हालांकि उनमें से कई ठेकेदार सफाई कर्मचारियों के लिए उचित उपकरणों और स्वच्छता के संसाधन उपलब्ध नहीं कराते, तो श्रमिकों के दम घटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह के कई मामले आए हैं। सामाजिक मुद्दा यह है कि यह प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है। यह भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जहां तथाकथित निचली जातियों से यह काम करने की उम्मीद रखी जाती है। दोस्तों, 1993 में भारत ने हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में लोगों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन, यानी निषेध अधिनियम 1993 आया था। हालांकि इससे जुड़ा कलंक और भेदभाव आज भी कायम है और इससे मैला ढोने वालों के लिए वैकल्पिक आजीविका सुरक्षित करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अकुशल श्रमिकों की कमी है। तो इस तरह हाथ से मैला उठाने की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम अगर देखा जाए, तो जैसे अभी तमिलनाडु सरकार ने यह अधिसूचित किया है और इस तरह से देख सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध, उनका पुनर्वास विधेयक 2020, तो यह सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करके ऑन साइट सुरक्षा के तरीकों को पेश करने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल मैला ढोने वालों को मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। और दोस्तों, यह जो मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 2013 में संशोधन होगा। इसे अभी भी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। तो दोस्तों, मैला ढोने वालों और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में रोजगार का निषेध और यह 1993 के अधिनियम यानी 2013 के अधिनियम का स्थान सूखे शौचालयों पर प्रतिबंध से परे है और अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों या गड्ढों की सभी मैनुअल मल मूत्र सफाई को गैर कानूनी घोषित करता है। अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण रख रखाव अधिनियम 2013, तो यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण रख रखाव किसी को भी अपने हाथ से मैला ढोने के लिए काम पर रखने के साथ साथ सीवर, सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को भी गैर कानूनी घोषित करता है और यह ऐतिहासिक अन्याय और अपमान के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में हाथ से मैला ढोने वाले समुदायों को वैकल्पिक रोजगार की बात करता है। इसी तरह से अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, तो इसमें अत्याचार निवारण अधिनियम स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक एकीकृत गार्ड बन गया और हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में नियोजित 90% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे। तो यह मैला ढोने वालों की निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। इसी तरह से दोस्तों, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विश्व शौचालय दिवस को 2020 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, सरकार ने सभी राज्यों के लिए अप्रैल 2021 तक सीवर सफाई को मशीनीकृत करने के लिए यह चुनौती शुरू की है और इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित उपकरण, सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए सफाई सुरक्षा चुनौती के तहत। इसी तरह से स्वच्छता अभियान ऐप भी शुरू किया गया है। इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान और जियो टैग करने के लिए विकसित किया गया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सरकार के लिए उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया है जो 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे और रुपए प्रदान करने थे। प्रत्येक
के परिवारों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए तक देने की का आदेश दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि स्कैवेंजिंग का मुद्दा कितना और यह बड़ा अमानवीय है और आगे की राह यही हो सकती है कि तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की पहचान सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में और स्मार्ट शहरों और शहरी विकास हेतु उपलब्ध इन मैला ढोने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए एक मजबूत अवसर उपलब्ध कराएगा। और इस तरह से मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के लिए ये पहले स्वीकार करना और यह समझना आवश्यक है कि कैसे और क्यों जाति व्यवस्था में हाथ से मैला ढोना जारी है। राज्य और समाज को इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। इसका सही आकलन करने के बाद इस प्रथा को समाप्त करने के लिए संभावित विकल्पों पर जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है या इस पर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अचीविंग 2070 नेट जीरो टारगेट कुड बूस्ट इंडिया जीडीपी। तो दोस्तों 2070 शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने से भारत की जीडीपी को बढ़ावा मिल सकता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो यह 2047 तक 15 मिलियन नए रोजगार सृजित करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भारत अगर शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को वर्ष 2050 तक ही हासिल करने की पहल करता है तो उसके सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2032 तक ही, याद रखेंगे 2032 तक 7.3%, कितना 7.3%, यानी 470 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो सकती है और लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार भी पैदा होंगे। तो एक नई शोध रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की हुई है। इस क्रम में भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2036 तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित आधारभूत वृद्धि से 4.7% तक अधिक हो सकती है। तो इस तरह से वर्ष 2036 तक भारत की अर्थव्यवस्था का कुल आकार 371 अरब डॉलर का हो जाएगा और एशिया को शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने संबंधी उच्च स्तरीय आयोग के एक अध्ययन में यह भी अनुमान बताया गया है। तो इस पॉलिसी आयोग का गठन गत मई में किया गया था। इसके सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम में जलवायु व्यवसाय के वैश्विक प्रमुख एवं निदेशक विवेक पाठक शामिल हैं। आयोग ने शुक्रवार को जारी अपनी गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो रिपोर्ट में यही कहा है कि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को हासिल करने में के क्रम में भारत अपने वार्षिक जीडीपी को साल 2036 तक 4.7% तक बढ़ा देगा। शुद्ध शून्य उत्सर्जन भारतीयों के लिए उल्लेखनीय लाभ लेकर आएगा। ऊर्जा उपयोग में इस बदलाव से रोजगार अवसरों में शुद्ध वृद्धि देखने को मिलेगी और वर्ष 2047 तक 1.5 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे और घरों के स्तर पर 2060 तक ऊर्जा लागत में 9.7 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। हालांकि शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए भारत को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती वित्त की होगी। आयोग के अनुमान के अनुसार भारत को 2070 के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में कुल 10.1 लाख करोड़ डॉलर के भारी निवेश की जरूरत होगी और आयोग का मानना है कि भारत हरित निवेश के लिए कार्बन राजस्व या अन्य घरेलू कर जुटाने के तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय समर्थन का लाभ उठाने के विकास, गरीबी में कमी, सामाजिक प्रभावों के इस प्रबंधन के लिए घरेलू वित्त मुक्त होगा और परिवारों पर उच्च कीमतों और करों के नकारात्मक प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह घोषणा की और इस तरह से भारत 2070 तक शुद्ध शून्य रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। और दोस्तों यहाँ पर जैसे शुद्ध शून्य
से मतलब क्या है उत्सर्जन से, तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का आशय वातावरण में डाली जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों और बाहर निकालने वाली गैसों के बीच संतुलन हासिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड टू नेट जीरो, यानी इन 2015 ओवर 190 कंट्रीज कमिटेड टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एबोव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया भी यहाँ पर बात कह रहा है, इंडिया की पॉइंट्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से ग्लासगो में भारत ने 5 पंचामृत दिया था, जिसमें पहला क्या दिया था, इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल्स एनर्जी, यानी गैर जीवाश्मी ईंधन की क्षमता को बढ़ाएगा और 500 गीगावाट बाई 2030, यानी 2030 तक 500 गीगावाट वह रिन्यूएबल एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा का विकास करेगा। दूसरा पंचामृत जो फार्मूला दिया था, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, सोचिए। और तीसरा उन्होंने यह कहा था कि इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030, सोचिए 1 बिलियन टन। और इसी तरह से चौथा जो था कि 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी, यानी जो कार्बन गहनता है ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%, जबकि पहले 35% टारगेट रखा गया था, 45%। और 2070 तक नेट शून्य की बात की गई है। तो दोस्तों इस तरह से यह व्हाट इज नेट जीरो, तो नेट जीरो के बारे में बताया ही कि उस आशय से है कि वातावरण में डाली जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों और बाहर निकलने वाली गैसों के बीच संतुलन हासिल करना। इस तरह से टॉप 3 इमिटर्स में देख रहे हैं चीन, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया का नाम आता है। अब बढ़ते हैं अगले जो महत्वपूर्ण लेख की ओर, पृष्ठ संख्या 8 पर है। इसको भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। एट लीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल फंक्शन ऑल ईयर, जस्टिस ललित का कहना है। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, साल भर काम करेगी कम से कम एक संवैधानिक पीठ, ऐसा जस्टिस ललित का कहना है। तो दोस्तों भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में 74 दिनों के कार्यकाल का 3 क्षेत्रों पर, वह 3 क्षेत्र कौन है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम एक संविधान पीठ साल भर कार्य करेगी, और दूसरा अन्य क्षेत्र है कि शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करना और जरूरी मामलों का उल्लेख करना। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, जरूरी मामलों का उल्लेख करना। दोस्तों अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का फैसला कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी ही पीठ को संविधान पीठ कहा जाता है। दोस्तों संविधान पीठ का गठन कैसे किया जाता है, यानी जब किसी केस को सुलझाने के लिए 2 न्यायाधीश एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं और वह मामला सुलझने का नाम नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए तीसरे न्यायाधीश को सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त कर लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो जब 2 न्यायाधीशों की राय अलग अलग होती है, तभी केस को मुद्दे तक ले जाने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन होता है, जिससे जजों की संख्या 3 या 5 या फिर 7 जजों की बेंच का गठन होता है। तो इस तरह से यह किया जाता है। हालांकि कई मामलों में संवैधानिक मुद्दों का निर्णय छोटी पीठों द्वारा भी किया जाता है, और अभी तक 13 न्यायाधीशों की बेंच शुरू की गई थी, और वह मामला कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम फैसले का पुनर्विचार के लिए। तो इस तरह से वह मामले में 13 न्यायाधीशों की बेंच स्थापित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आंकड़े देख लेते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट में 160 जो है स्ट्रेंथ सैंक्शन की गई थी, लेकिन वैकेंसी अभी 85, यानी 53.1% अभी सीटें खाली हैं। इसी तरह से कर्नाटक में 50%, राजस्थान में 50%, गुजरात में 46.2, हिमाचल में 46.2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे मामलों का निपटारा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया में 18 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन पे 18 जज हैं, वहीं चीन में 147 हैं, जबकि यूएस में 102 हैं, इंग्लैंड में 56 है और ऑस्ट्रेलिया में 48, यानी सभी देशों की संख्या हमसे अधिक है। यानी ओवर 3 करोड़ केसेस पेंडिंग, सोचिए 3 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है, इससे अधिक, जिसमें 85 लाख केसेस पेंडिंग फॉर 3 ईयर्स, 46 लाख जो है 5 to 10 ईयर। तो यह आंकड़ा जरूर देखिएगा आप लोग।
और इस तरह से अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो भारत में मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की एक श्रृंखला के बावजूद यह अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी समीक्षा करें। तो समीक्षा मैंने क्या कहा कि उदासीन रवैया, श्रमिकों को रोजगार न होना और एक ही कह सकते हैं विशेष जाति का इसमें, तो यह कई मुद्दे हैं। इनको आप 3 भागों में पहले तोड़िए। भूमिका, भूमिका में आपको यह बताना है जैसे तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में, और इस तरह से सरकार ने कौन-कौन सी पहले की हैं। मध्य भाग में आइए, मैनुअल स्कैवेंजर है क्या उसको बताते हुए 1993 का संक्षिप्त में जिक्र कीजिए, फिर संशोधन करते हुए 2013 का, फिर 1989 में भी जो वह अधिनियम था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और 2020 में अभी हालांकि इसको कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। और साथ साथ जो ऐप स्टार्ट किए गए हैं, नई गतिविधियां जो की जा रही हैं सरकार के द्वारा, उन सब बिंदुओं की चर्चा करते हुए निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होगा। तो दोस्तों इसमें भी भूमिका में आपको यही बताना है, हाल ही की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं कि हमारा जीडीपी कितना वृद्धि हो सकता है, और पर्यावरण के लिए तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि शुद्ध शून्य लक्ष्य पर्यावरण की तो सुरक्षा करेगा, इसके साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको मध्य भाग में आपको बताना है कि किस प्रकार यह भूमिका निभाएगा, और अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष की ओर आपको पहुंचना है। तो इस तरह से अब आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।